सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। बायर क्या है, जो भी चीज बाय करता है। सेलर क्या लिखूं, पहले इसमें देख लेते क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो कुछ डेफिनेशन देखना है, ठीक है। फिर कंडीशन एंड वारंटी, तीसरा अनपेड सेलर राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है। तो पहली चीज करते हैं डेफिनेशन। मैं अब ऑब्वियसली भी हर चीज नहीं लिखूंगा, ऊपर ऊपर से एक बार नाम लिख लेता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले। एक तो बायर, जो भी चीज अग्री टू बाय। सेलर, गुड्स, गुड्स एक लिख लेते हैं। गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी, एक्शनेबल क्लेम। दो चीज नहीं आएगी, एक तो मनी और एक एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, अभी तक बने नहीं है। स्पेसिफिक गुड, गुड जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं सेल्स के टाइम पे, ठीक है। अब आता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज का वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अब डिलीवरी थ्री टाइप की होती है: एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबलिक। एक्चुअल चीज मतलब जो गुड्स है वही डिलीवर कर देना। कंस्ट्रक्टिव मतलब व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पर्सन ऑफ द थिंग इज, मतलब खाली एक्नॉलेजमेंट के लिए चेंज करना है। जो भी कस्टडी वगैरह वो सब चेंज नहीं होगी, बस आपको पता होगा कि जैसे इन पेपर डिलीवरी होगी वगैरह। सिंबलिक व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर, जैसे डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर रिसिप्ट हो गया, वेयर हाउस की चाबी हो गई, ये सब सिंबलिक आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स के डॉक्यूमेंट क्या क्या आते हैं? एक तो बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो भी टाइटल आपको बता रहे कि ये आपके गुड्स है, हमारे पास है। प्रॉपर्टी क्या है? जनरल टाइप ऑफ ओनरशिप। और लास्ट है प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है शिप, ओके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एनी सेल और ट्रांसफर, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of goods where seller transfer or agrees to transfer property, ठीक है। essentials, ठीक है। दो पार्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर
गुड्स ही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, नो सर्विस और लैंड। ठीक है। प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस। प्राइस है, मनी होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। एंड और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, सेल एंड एग्री टू सेल। ठीक है। where there is under the contract of sale the property of good is transferred. Property is transferred. There is agreement is made for transfer of property। मतलब क्या होता है, सेल सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल और सेलिंग के बस में डिफरेंस होता है। ये एल ही लग रहा है मेरे को, ये ओके। सेल के बीच में क्या होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कुछ टेक प्लेस एट अ फ्यूचर इवेंट व्हेन दैट इज सॉरी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन आफ्टर दैट फुलफिलमेंट। ठीक है। आफ्टर कुछ मतलब फ्यूचर इवेंट होगा जिसके फुलफिलमेंट होने पे हम लोग क्या नाम है, अग्रीमेंट ऑफ सेल मानेंगे। ठीक है। डिलीवरी और पेमेंट, there may be in immediate delivery of goods, there may be immediate payment, immediate goods on डिलीवरी दोनों टाइप की हो सकती है, या तो तुरंत हो सकती है या बाद में हो सकती है, फ्यूचर या फिर इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर में हमेशा गुड्स ही रहेंगे। देखो अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है ना, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, वॉइड ab initio है। और अगर goods perishing after the contract is made where there is an agreement to sell of specific goods subsequently without any follow buyer the damage is तो अगर है ना, अगर अब तक void हो जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो तो, और बाई चांस अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया हो दोनों दोनों तरफ में void ही हो जाता है। मतलब देखो इसमें क्या है, मैं ये बुक की लैंग्वेज में अपने नॉर्मल इंसानों की भाषा में बोलता हूँ। दो चीज होती है, समझो डैमेज हो गया, इसमें क्या है, देखो ये देखना है प्रॉपर्टी, यानी मतलब ओनरशिप है ना, ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। अगर समझो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई या फिर नहीं हुई, अगर हो गई तो सेलर बियर करेगा, क्या बोल रहा, बायर बियर करेगा, और नहीं हुई तो सेलर बियर करेगा। ठीक है, अच्छे से बोलता हूँ कि समझो कुछ चीज के कारण डैमेज हो गया, डैमेज हो गया तो जो बायर है वो देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट समझो इनका हुआ था कि हम लोग पेमेंट करेंगे फिर आपका ये खत्म होगा, तो फिर तो फ्यूचर में पेमेंट किया ही नहीं है,
तो जो जो लॉस होगा वो सेलर बेयर करेगा। और समझो पेमेंट वेमेंट हो गया, बस आपके पास रखो, मैं बाद में कल आती हूँ, पैसे प्रेस वेस करके रखना हो। और जिस दिन हुआ ना उसी दिन वो आग लग गई दुकान में, और वो भी खरीद मतलब वो ड्रेस भी खराब हो गई जिसका पेमेंट हो गया। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी किसकी है? भले पोजीशन के पास, सेलर के पास पोजीशन में हो, बट प्रॉपर्टी तो है बायर की ना, तो लॉस बायर बियर करेगा। ठीक है। और समझो कॉन्ट्रैक्ट के पहले खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट तो सेल तो हो गया। प्राइस फिक्स में अगर कोई भी ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें प्राइस है ना थर्ड पार्टी फिक्स करेगी तो वो वॉइड होता है। ठीक है। एक सेकंड। कंडीशन एंड कंडीशन क्या है? इस स्टेपुलेशन एसेंशियल टू मेन को, पहले एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। स्टेपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस। स्टेपुलेशन कोलेटरल टू मेन पर्पस। देखो कंडीशन एंड वारंटी दो चीज होती है। कंडीशन क्या होता है कि आप वो मेन ये ना, स्टेपुलेशन मतलब ऐसे समझो कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो आपने एक ईयरफोन खरीदे, तो जो ईयरफोन में है ना, अभी आपका ईयरफोन चलना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है। जैसे अभी आपका समझो ईयरफोन है, वो चालू किया पर आपको कनेक्ट ही नहीं हो रहा फोन से, गाने सुनना तो दूर की बात है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो कंडीशन है। अब वो अगर आप फुलफिल नहीं हुआ तो आप बोलोगे ये ले अपना गुड्स पकड़, मेरे पैसे दे और डैमेजेस भी दे, क्योंकि इसका समझो आप ये फर्दर बेच रहे थे और उसके कारण है ना आपके ऊपर गुडविल का लॉस हो, तो आप डैमेज भी क्लेम कर पाओगे। और सब जब वारंटी में अपने अपनी ये ईयरफोन लिए, इसने ये तो क्या क्या फीचर बोला था कि आपकी बैटरी लाइफ है ना चलेगी 50 घंटे, 2000 रुपये में 50 घंटे बैटरी लाइफ। यूजर यूज कर रहे हैं और तो फिर पता चला 30 घंटे में बैटरी उड़ जा रही है। तो ये वारंटी होती है, कनेक्ट हो रहा है, गाने सुनाई दे रहे हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फीचर्स है कि नॉइस कैंसलेशन का फीचर्स है, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये हम लोग अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने मेन आपको प्रूफ करना होगा कि ये मैंने वॉइस कैंसलेशन के लिए लिया था, कि बाहर की नॉइज है ना, फोन वोन यूज करूँ या फिर कॉल वॉल करूँ तो नहीं आनी चाहिए, बट ये आ रही है, इसमें इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने इसके लिए लिया था, और तो भी एक कंडीशन मानी जाएगी, अदरवाइज ये वारंटी मानी जाएगी। आपको फोन तो ईयरफोन तो चल रहा है ना बढ़िया से। ठीक है। तो ये कोलैटरल है। स्टेपुलेशन आपको वर्ड याद ही करना पड़ेगा। स्टेपुलेशन का मतलब ये उसके साथ आता है ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है। अग्री पार्टी कैन ब्रीच और डैमेज और बोथ, ओनली डैमेज। अगर देखो ब्रीच ऑफ कंडीशन छोटा है, ब्रीच ऑफ वारंटी बड़ी है। ठीक है। अभी ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना, ब्रीच ऑफ वारंटी में माना, जैसे अभी समझो, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप ही समझो आपका ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो आपने उनको क्या बोला, मुझे रिप्लेस रिप्लेस नहीं करोगे या फिर रिफंड नहीं दोगे चलेगा, एक बार आप ठीक करके दे दो कि ये बढ़िया से कनेक्ट हो जाए। तो आपने उसको क्या किया, ऐसा ट्रीट किया वारंटी की तरह, तो आपने वो रिपेयर विपेयर कर दिया, डैमेज वगैरह जो भी था उनको पैसे दे दिए, मतलब उन्होंने पैसे नहीं लिए और रिपेयर करके दे दिया, तो डैमेजेस ही क्लेम हो गया आपका, तो चलेगा। पर क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने, पर ये उल्टा नहीं हो सकता कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी को कंडीशन आप नहीं ले सकते। ठीक है। थोड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में।
आपने क्लासेस करी थी लॉ की, उन्होंने आपको क्या बोला था, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा, एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपको फिर याद करना नहीं पड़ेगा। एक बार आप रेगुलर लेक्चर देख लो, फिर मैराथन, वन शॉट, रिवीजन, महा रिवीजन, मेगा रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन सुपर 30, ये सब करवाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा और आपको 100% पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्लासेस ली, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, क्या ही बोल रहा है टीचर, पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, ये तो दूर की बात है, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये सब रख अपने पास, मुझे रिफंड दे, मेरे को आपका एक वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाया तुमने। स्टार्टिंग में पैसे लिए थे तब तक अच्छा पढ़ा रहा था, फिर तो क्या भगा रहा है, 2 दिन में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 2 दिन में ऐसे खत्म कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। जो मेन आपने जो चीज आपको क्या थी, क्लासेस क्यों ली थी आपको, आप अभी समझो लॉ की क्लास परचेस कर रहे हो, तो परचेस क्या करो, लॉ की क्लासेस परचेस कर रहे हो कि मैरिज एंड रिविजन परचेस। और समझो आपको क्लासेस तो अच्छी लग गई, क्लासेस में सब कुछ समझ में आ गया, बट अभी जो मैराथन करवाया वो तो भाई कोई मतलब का ही नहीं निकला। तो आपने क्या बोला कि बाहर ऐसा, आप क्या बोल सकते हो कि ये मैराथन वगैरह निकाल, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं यूट्यूब से देख लूंगा, आपसे अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मुझे खाली क्लासेस क्लासेस के पैसे ले ले और ठीक है। मतलब ऐसे आपने क्या बोला कि समझो ये इंक्लूड पैकेज था कि लॉ की क्लास प्लस मैराथन रिवीजन, बूस्टर रिवीजन, फलाना ढिमकाना, महा रिवीजन, युद्धराज, ये सुपर 30, वो सब नहीं चाहिए, अपने पास रख। इसके आपने समझो 33,000 और इसके 5,000 थे, आपने 8,000 रुपये पे किए थे, तो आप बोलो ये अभी रख और ये मुझे रिफंड कर दे डैमेजेस के लिए। ठीक है, तो चलेगा। अब आपने क्या बोला कि हमारा कंडीशन ब्रीच हुआ है, कि आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ में आया, बट तो भी आप क्या बोल रहे हो, हाँ ठीक है मुझे एक बार ये पैसा भी चले गए, नॉन रिफंडेबल है, आप ये दे दो, तो भी क्या चलेगा, हाँ। तो इसे ही बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशन होती है, इम्प्लाइड वारंटी होती है, इम्प्लाइड कंडीशन से वारंटी समझ में आया। ऐसे ही कंडीशन वारंटी दो प्रकार की होती है। इम्प्लाइड, पहले तो इम्प्लाइड कंडीशन और फिर इम्प्लॉयड वारंटी। ठीक है, कंडीशन टू टाइटल कि सेलर मस्ट बी द ओन द ट्रू ओनर। जैसे आप अगर एक सेलर हो, आपको ये होना चाहिए कि जो ये गुड्स है वो आपके, आप बेच रहे हो तो आपके पास पोजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चोरी की, अभी तो आपने आईफोन चोरी की और आप बेच रहे हो। ठीक है, सेल जैसे आपने समझो, फॉर एन एग्जांपल आपने एक सेलर है एक बायर है, सेलर ने क्या किया कि कोई गाड़ी चोरी हुई थी, उसका नंबर प्लेट बदल के, गाड़ी तो छोड़ो आईफोन था वो ऐसा चोरी की, और समझो मैम बॉम्बे में चोरी की और पुणे में भेज दिया, वो सोचेगा क्या ही पकड़ेगा। बट आजकल के तो फोन एकदम हेवी है, एकदम फाइंड माय डिवाइस ये वो सब चालू करके रखते हैं, उसको पता चल गया, पुलिस आई एक लाफा मारा, वो चोरी का फोन वापरता है। तो आप अगर इन केस आप पे कोई चार्ज होता है तो आप क्लियरली वो सेलर को लायबल ठहरा सकते हो कि ये मुझे इसने बेचा था, मैंने तो सेकेंड हैंड खरीदा था, मुझे नहीं पता कि क्या है, ये सेलर को पकड़ो। अब जब सेलर पकड़ा जाएगा तो आप उससे क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, कि एक तो लाफा पड़ा, पब्लिक में बेइज्जती हुई, पैसे भर, जितने पैसे दिए थे समझो 20,000 में आईफोन, 30,000 में आईफोन खरीदा था, वो 30,000 दोनों। ठीक है, ऑन द अदर हैंड समझो ये ब्याज पे किसी ने, अभी फॉर एन एग्जांपल आईफोन रखा था, कि कोलेटरल दिया था कि आपने 1 लाख रुपए दिए, कोलेटरल में आईफोन रखा है, और उसके पास ओनरशिप नहीं है, बट उसने ना ये बेच दिया आगे, और कल को क्या हुआ, इसने पकड़ा और बोला, तो ये डैमेजेस और ये दोनों, ये कंडीशन है कि अगर मैंने पैसे दिए तुझे तो मैं यूज करूँ, मेरे पास ये हक होना चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करूँ, मैंने पैसे दिए, मेरा कंडीशन है। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि अगर मैंने पैसे दिए तो तेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो बेचने की। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपने कुछ बोला कि गेहूं आएंगे एकदम मस्त एकदम बढ़िया,
और एकदम साफ सुथरे आपको घर पे छानने की काम नहीं होगी। आपने आपने बोल दिया ठीक है 50 किलो कर दो, फिर वो 2-3 हफ्ते बाद आया कि ये क्या गो आधे सड़े हुए हैं, क्या छानने की बात नहीं करो, ये तो खाने लायक नहीं है। तो वो आप पूरा रिफंड कर सकते हो, जैसा आपने बोला था वैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल बोट ने क्लेम किया कि ये प्रोडक्ट है, आप है ना ये एकदम यूज करोगे आपके कान में दुखेगा ही नहीं भाई, मजा आ जाएगा। तो अगर आपने फिर देखा कि प्रोडक्ट ही क्या है, प्लास्टिक का खड़िया एकदम अच्छा नहीं है, कान में लगे कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा, तो आप कर सकते हो रिफंड, ठीक है। सेल बाय सैंपल, समझो आपकी है ना रिटेल दुकान है और सैंपल में बल्क में आपने बोला था कि लॉट के ये 300 रुपये पर पीस पड़ेगा, एकदम मखमली कपड़ा है, एकदम ये जूडियो के बढ़िया कपड़ा, उससे आधे रेट पे दे रहा हूँ ये वो। और तो उसने बोला ठीक है एक बार सैंपल भेज दो, तो सैंपल भेजो, एकदम मस्त, एकदम ऐसा एकदम कॉटन का प्योर कपड़ा था। और फिर बल्क में आया एकदम फटा पुराना, ये वो मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, पूरा लॉट में कभी दागी दुगी है ये सब। तो उसने बोलेगा भाई ये जो सैंपल है ये से मैच नहीं कर रहा, लेके जा। इतना टाइम खोटी किया, इतना आने जाने का जो भी खर्चा हुआ वो, और इसकी जगह में नया खर्चा लगा, मैं नया स्टॉक लगा था वो बिकता तो प्रॉफिट, इतना रेंट गया तो वो भी डैमेजेस, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो वो आप ले सकते हो। चलो भाई, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, हमने सैंपल भी मांगा था और डिस्क्रिप्शन भी मांगा कि सैंपल भी ये और ये भी, और दोनों से नहीं मैच कर रहा, दोनों में से किसी एक से भी मैच नहीं कर रहा, तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्वालिटी एंड फिटनेस, ये समझो कोई भी चीज़ है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, जैसे आपने अभी समझो फॉर एन एग्जांपल आपका कोई फूड का दुकान है और ये जो चीज़ आपने टमाटर वमाटर मंगाई एकदम खराब है ये वो, तो आप उसे पूछ सकते हो कि ये छोड़ कुछ अच्छे से दूसरे दिन, ठीक है, ये मेरे हेल्थ के सवाल है, ये अभी खाने का है वगैरह, ठीक है। होलसमनेस, यही होलसमनेस का यही पॉइंट है। अगर हमने आपसे 100 किलो टमाटर लिए अपने बिजनेस के लिए, ऐसा मतलब ये नहीं कि आपकी जो कचरा माल है वो भेज दो, बढ़िया माल भेजो, अगर नहीं है तो हम रिफंड करेंगे, ये कंडीशन होती है। वारंटीज, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अभी तो क्या टाइटल ही नहीं है इसमें, क्या आपके पास टाइटल तो है बट कोई और आके परेशान करे कि ये नहीं है इस पे लीगल, जैसे कोई डिस्प्यूटेड लैंड है जो बेच रहा है, तो डिस्प्यूटेड लैंड है तो वो हमेशा परेशान कर रहा है, तो ये उसकी वारंटी आएगी कि ये शुड buyer should enjoy possession freely, ये लिखा है। फ्री फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी अग्रीव पार्टी उस पर परेशान नहीं करना चाहिए, जो भी डेंजर वगैरह होगा वो वार्न कर लेना चाहिए कि और ये कुछ भी डेंजर वगैरह हो अगर ऐसा हो। क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है, कोई भी चीज अगर ऐसा हो तो जो क्वालिटी बोला वही आना चाहिए वारंटी में, ठीक है। लेट द, और एक चीज होता है इन दोनों में से, कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, इसमें क्या होता है कि आपको है ना ये अज्यूम करना पड़ता है, बायर है ना रीजनेबल नोटिस पे है ना कोई भी चीज पता चल सकते हैं, तो वो बायर की गलती होगी अगर उसे नहीं देखा तो। जैसे फॉर एन एग्जांपल कार है, तो उसमें अगर हम थोड़ा एक बार राउंड वाउंड मारे कि ये 100 1 रुपये में, जैसे उसने बोला कि कितना एवरेज देती है, आपने बोल दिया हाईवे में चलो तो मस्त 25 का एवरेज दे देती है, रीजनेबल नोटिस में ड्राइव, अगर आप गाड़ी ले रहे हो सेकंड हैंड तो एक बार चला के तो देखोगे, तो आपने अगर 1 किलोमीटर चलाया है, भले आप उसके पैसे दे दो 100 रुपये, और समझो एक मतलब 10 किलोमीटर चला है और देखा खाली एक ही पॉइंट कम हुआ है ना, ऐसे अगर थोड़ा सा बायर अपना कॉमन सेंस लगा कि ये सब ढूंढ सकता है, ऐसी कोई चीज अगर उसमें वो उसकी गलती होगी कि नहीं ढूंढी, क्योंकि
सेलर इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग। ठीक है, मतलब सेलर है ना, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो तो बायर को ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसके एक्सेप्शंस है। पर्पस इज मेड टू नो, जैसे अभी आप क्लासेस खरीदने वाले हो, मैंने बोल दिया कि वो आपको, आपने मुझे बोल दिया कि मुझे CMA की इंटर की क्लासेस चाहिए, बट आपको मैंने लॉ की CA इंटर की चिपका दी। आपने तो पहले बोल दिया था कि मुझे CMA इंटर चाहिए, आप CA क्यों पकड़ा रहे हो? तो आप मुझे केस वेस कर सकते हो, अगर मैं आपका अटेम्प्ट लगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अगर 6 महीने जल्दी बनता तो 50,000 रुपये महीने सैलरी होती, तो 3 लाख का कंपनसेशन बोल सकते हो। मतलब कोड देने दे, ये आप आर्ग्यू कर सकते हो। अंडर ब्रांड नेम, जैसे अगर आपने बोला है कि स्पेसिफिक ब्रांड है, तो आपको उसका फिर पेटेंट या फिर ब्रांड नेम तो आपको वही देना पड़ेगा, फिर आप कुछ और नहीं दे सकते। जैसे हमने कोई भी फालतू प्रोडक्ट है वो ले लिया और चिपका दिया तो नहीं चलेगा। आपने बोला था ना कि आपको अगर जब विक्स चाहिए तो विक्स ही चाहिए, तो भी कोई अच्छी वैसी कंपनी का लोकल माल नहीं दे सकते। डिस्क्रिप्शन, सेलर ने मस्त अपनी सेल्समैन गिरी दिखा के माल बेचा, एकदम ऐसे तारीफों के पुल बांधे, और वो अगर प्रोडक्ट नहीं सिग्निफाई कर रहा है तो वो बोल सकता है कि एक्सेप्शन है, आपने बोला ही है। हम तो ये थोड़ी मानेंगे आप हमें झूठ बोलोगे बेचने के लिए। सैंपल, आपने अगर यही थीम सैंपल का है कि आपने सैंपल देख के माल खरीदा, गुड सैंपल से रिजेम्बलिंग नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। मैं अगर फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर सेलर ने कुछ फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो वो नहीं माना जाएगा। थोड़ा और करके फोगा खत्म ही कर लेता आज। जो भी अगर है ना, मैंने वो बोला था ना, वो सूट वो आग लगने वाली, कि कब ऐसा होगा कि गुड्स अगर जल गए हो, तो कब ऐसा किसके पास, मतलब किसका नुकसान होगा। ठीक है, द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइड द ओनरशिप होगी, जिसके पास ओनरशिप होगी, पोजीशन छोड़ो, जिसके पास ओनरशिप है उसका लॉस है। ठीक है, सिचुएशन जैसे अब प्रॉपर्टी कब पास होगी, स्पेसिफिक गुड्स है तो या तो डिलीवरी स्टेट में है या तो नॉन डिलीवरी स्टेट में है। ठीक है, या तो मतलब स्पेसिफिक गुड्स है, आपने हमें बोल दिया कि भैया हमें ये, आप जैसे ऑफिस आए, आपने बोला कि ये बेंचेस चाहिए, मतलब ये मॉडल की ये बेंच चाहिए, इस कपड़े, ये इस मतलब कपड़ा क्या बोलूं, लकड़ी की चाहिए। तो जब वो रेडी हो जाएगी तो ऐसा माना जाएगा, और आपने पैसा एडवांस दे दिए, तो वो माना जाएगा कि आपका पोजीशन पास हो गया, सॉरी डिलीवरी पास हो गई। और नॉन डिलीवरी स्टेट, अभी आपको कुछ स्क्रू लगाना बाकी हो, ये सब जब वो फिनिशिंग टचअप बाकी हो, पॉलिशिंग बाकी हो, वो सब हो जाएगा, उसके बाद ये बनेगा। फिर मतलब जैसे नॉन डिलीवरी स्टेट है तो पहले डिलीवरी स्टेट पे आएगी, फिर पास होगी। ठीक है, अनअसर्टेनेबल गुड्स, ठीक है। अनअसर्टेनेबल गुड्स क्या होता है, गुड्स जैसे भी आपने बोल दिया भैया टाटा नमक की 5 पैकेट, भाई वो कोई भी हो, आपको जरूरी थोड़ी कि यही है, ये जो सूरत में बनी हो, हजीरा के इधर टाटा नमक का ये प्लांट पे बनी हो, तो नहीं, आपको क्या बोले टाटा नमक की 5 पैकेट, वो कोई भी हो। ठीक है, जब आपने बोल दिया तो आपने बोला भैया 5 कौन सा किलो वाला, आपने फोन पे बोल दिया 1 kg वाला, तो वो कुछ असरटेन हो जाएगा।
सर्टेन हो जाएंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, पैसे दे दिए और ये आपने बोला नहीं कि 1 kg कितना, आपको बोला मैं शाम को बताता हूँ, तो जब वो बताएगा अनसर्टेन होगा फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, इसमें देखो अप्रूवल ऑफ बायर, देखो अब क्या है इसमें गुड्स सेंट ऑफ अप्रूवल में क्या होता है, दो चीज होती है, या तो अप्रूव हो जाता है या तो नहीं होता। नहीं होता कैसे कि अगर कोई सिग्निफिकेंट नहीं और मतलब रीजनेबल टाइम में अगर उसने ना नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला तो क्या माना जाएगा, अगर समझो आपने 1 महीने से यूज कर लिया तो फिर आप एक रीजनेबल टाइम जो भी अपने बिजनेस जो भी स्पेसिफिक हो तो वो माना जाएगा कि उसने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, उसने कुछ एक्ट किया हो जिससे ये सिग्निफाई हो गया कि अप्रूव हो गया है, तो भी माना जाएगा ट्रांसफर हो गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने क्या किया, ये फर्दर आगे बेच दिया तो यही माना जाएगा ना कि इसने ये मान लिया गुड सेंट ऑफ अप्रूवल है कि मान लिया ये ठीक है, और उसने पहले ही बोल दिया हो, बोल दिया हो तो तो भी वो क्या क्या ही माना जाएगा कि डिलीवरी पास हो गई है। ठीक है, पासिंग ऑफ रिस्क क्या है कि व्हेन अदरवाइज सेलर रिस्क इज अंटिल द प्रॉफिट, जब तक है ना क्या लिमिट फॉर यू, हाँ देखो दो चीज आती है, जब तक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है या फिर ओनरशिप, ओनरशिप अगर सेलर के पास हो या बायर के पास हो, अगर बायर के पास हो तो रिस्क भी बायर का, सेलर के पास हो तो रिस्क भी सेलर का। जब तक बायर तक ट्रांसफर नहीं होते तब तक का रिस्क सेलर का, जब भी अभी ट्रांसफर हो गया तो बायर का होगा। भले जैसा भी फॉरेन एग्जाम हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आज शाम को ये भेज देना, बट सुबह ही है ना क्या हुआ कि कुछ हो गया और वो जल गया, तो जो भी है ना ये लॉस बायर का होगा। ठीक है, अब डिलीवरी का क्या है कि जब तक इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी क्या है कि अदरवाइज अगर आपके समझो 100 बेंच से 50 डिलीवरी हो गई, 50 बाकी, तो ये माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है, मतलब होती जा रही है ना ऑन द स्पॉट। बायर अप्लाई टू डिलीवरी अनलेस इट अग्रीड, ठीक है, बायर बोलेगा कि डिलीवर कर दो। प्लेस ऑफ डिलीवरी जब भी है ना जो भी डिसाइड होगी वो होगी, टाइम ऑफ डिलीवरी रीजनेबल टाइम हो गया तो जो बायर ने डिलाई किया है, जब तक थर्ड पार्टी के पास है तब तक डिलीवरी नहीं होगी, तब तक एक्नॉलेज नहीं हो सकता कि जब तक ये बोल दे, जैसे ए बी और सी है, अब ए बी सी में अगर वो बोल दे कि हाँ मेरे पास आ गया है तो वो मान जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये अच्छे से बता दो, ए बी सी है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है कि सी को ये देना है, तो सॉरी ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है कि समझो ये लैपटॉप का है काम, और इसने बोला बी के पास हम सी को भेज देंगे, सी आपको भेज देगा, तो ये जब इसको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का कब मानेगा डिलीवरी, जब सी ना इन्फॉर्म करेगा बी को कि हाँ मेरे पास आ गया है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल बी और सी भाई बहन है, एक भाई बॉम्बे रहता है एक सूरत रहता है और ए सूरत रहता है, बी और ए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि मेरा भाई सूरत रहता है, अब उसको दे दो मैं उसके पास से ले लूंगा, तो जब उसका भाई है ना बी को बोलेगा कि हाँ मेरे पास गुड्स आ गए तब माना जाएगा डिलीवरी हो गई है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी जब तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट को होगा, और डिलीवरी के पहले बायर को एग्जामिन करने का पूरा राइट है। ठीक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, the meaning seller is deemed to be unpaid seller when a whole of the price is not been paid और सेलर हैज नॉट देखो जैसा अनपेड क्या होगा, जब तक पूरा प्राइस पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेलर के पास क्या क्या राइट्स हैं, एक तो है राइट टू लिएंड,
एक है राइट टू स्टॉपेज और राइट टू रीसेल। ठीक है, राइट टू लियन क्या होता है? एक्सरसाइज फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस द पोजीशन ऑफ गुड द कंडीशन इज। ये मैं टॉपिक बाकी होगा खत्म हो जाएगा। राइट टू लियन क्या है? एक्सरसाइज ऑफ राइट। अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। अगर अशोका में से आता है तो इसमें से आने का बहुत चांसेस है। एक काम करते, ये जो टॉपिक है ना, मैं एजेंसी और वो सब भी बाकी है मेरा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ाऊंगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, जो होगा पार्ट 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 3 होगा ना, उसमें ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो एकदम रेगुलर जैसा पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने सेग्रीगेट करके रखा है। और जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, पर तो भी एक बार मैंने ऑफर क्या होता है, वर्ड ऑफर क्या होता है, ये सब इसीलिए फर्स्ट पार्ट करके डाल दिया। और ये सोगा का हो गया, ये खाली एक टॉपिक राइट ऑफ अनपेड सेलर को छोड़ के बाकी सब कुछ हो गया। ये मैं अभी क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छे से एकदम लिखवा लिखवा के कराऊंगा रेगुलर जैसे। तो और जो बेलमेंट है, प्लेजी है, इंडेमनिटी है, इनके साथ करवाऊंगा, कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। ये जो तो टॉपिक हो जाएंगे। अपना क्या क्या होगा है देखो, नेगो हो गया, नेगो के भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बाकी है तो वो मैं करवाऊंगा। दूसरा सोगा में ये वाला अनपेड सेलर का राइट्स बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी है। ठीक है, और फिर क्या क्या करवाऊंगा मैं, एथिक्स आ जाएगा वीडियो, और एथिक्स एक बाकी है वीडियो में। पार्टनरशिप एलएलपी, पार्टनरशिप का नोट्स बढ़िया बना दिए हैं मैंने, एलएलपी क्या थोड़ा टाइम लग रहा है, वो एक वीडियो उसका आएगा। और इन सब का कॉम्बिन एक वीडियो आ जाएगा, 3 वीडियो। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज हो गया अपना, कंपनी का नहीं बनाऊंगा, खाली डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑडिटर्स वाला बनाऊंगा। ठीक है, और इंडस्ट्री में ना जो फैक्ट्री है वो हो गया है अपना, ईपीएफ ईएसआई बाकी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बाकी है, ग्रेचुटी बाकी है, कोड ऑफ वेजेस बाकी है। ये कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा, फैक्ट्री का तो बना दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीडियोस कितने हुए हैं, 1 2 3, ये 4। और फिर एक आएगा कंपनी का बेसिक, मैंने बना दिया है वो, ठीक है, देखो नहीं देखो, एक ऑडिटर्स वाला आ जाएगा, बना दूंगा। प्लस कंपनी डायरेक्टर्स का एक बना दूंगा, रिवीजन। 5 वीडियो बनाऊंगा, इसमें पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सुगा का देख लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में डेफिनेशन करना था, कंडीशनल वारंटी इतना हो गया, अनपेड सेलर के राइट्स और ड्यूटीज बाकी। डेफिनेशन क्या क्या है, एक तो एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी मनी, गुड्स क्या होता है, सब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें मनी और एक्सचेंजेबल को छोड़ के। डिलीवरी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन 3 टाइप के होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंपल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जिसमें सेल ट्रांसफर होता है, या फिर अग्रीमेंट टू ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी होता है, सेलर करता है बायर को। एसेंशियल क्या, 2 पार्टी होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस मनी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेलर एंड एग्रीज टू सेलर, ये क्या होता है डिफरेंस कि इसमें फ्यूचर होता है, इसमें होता है, इसमें ये हुई है, क्या नाम है, प्रॉपर्टी पास हो जाती है, उसमें पास नहीं हुई अब तक, ये सब है। ठीक है, डिलीवरी क्या है, डिलीवरी अभी इमीडिएट, फ्यूचर, या फिर ये हो सकता है जब भी मतलब इंस्टॉलमेंट हो सकता है। और डैमेजेस क्या है, जिसकी वो पूरा चैप्टर है कि जिसमें जिसके पास पोजेस, क्या बोल रहा पोजेसिव, जिसके पास पोजिशन जिसके पास राइट्स होगी या फिर ओनरशिप होगी, उसके पास उसका डैमेजेस वो क्लेम करेगा। कंडीशन क्या होता है, वो स्टेपुलेशन होता है एसेंशियल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट,
और वारंटी क्या होता है? स्टेपुलेशन कोलेटरल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कंडीशन वारंटी में क्या क्या आता है? तो टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, ये सब उसमें होता है कि जो भी है अच्छे से यूज कर पाए, जो भी पोजीशन है वो है अंडरटेकिंग, मतलब उसको अनडिस्टर्ब होना चाहिए, फ्री फ्रॉम थर्ड पार्टी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज माना जाता है, लेट द बायर बी अवेयर, इसका एक्सेप्शन क्या है? द पर्पस इज मेड टू नोन, जो भी काम है वो अपने बता दिया है। अगर ब्रांड नेम के अंडर लिया है तो फिर नहीं, डिस्क्रिप्शन में हो, सी ऑफ सैंपल वगैरह। ट्रांसफर प्रूफ रिस्क क्या आता है? जिसके पास पोजीशन हो वो करेगा, ठीक है। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब भी उसके रिस्क वगैरह ट्रांसफर हो जाएगी। राइट ऑफ अनप्लेड सेलर में 3 टाइप का राइट, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ रिजर्व। एक बार कच्चा पक्का पता चला। राइट ऑफ लियन क्या होता है कि जो भी चीज है ना वो उसने अपने तुरंत बेच दी, मतलब रोक, जो बेचना है वो स्टॉप कर दिया, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर गुड्स ट्रांजिट में है, तो वो रोक दिया इन बिटवीन। और पहले तो राइट ऑफ लियन क्या किया? तो एक्सरसाइज द राइट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, ही इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स, तो उसने स्टॉप किया, उसने बेचा ही नहीं, उसे गुड्स ही नहीं दिया। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब अनसेट रहा कि ये बीच में ऑन रास्ते, तो उसने रोक दिया। रीसेल मतलब अगर उसने पैसे नहीं दिए तो किसी और को बेच दिया। राइट अगेंस्ट बायर को क्या क्या सूट कर सकता है? प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। और जो भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, नॉन डिलीवरी के लिए, नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ऑक्शन ऑफ सेल कैन बी मेड, ऑक्शन सेल में क्या होता है कि जो भी है वो या तो एग्रीमेंट टू ऑफर होता है, जो जो बिडर है वो ऑफर करते हैं हम इस प्राइस पे लेना चाहते हैं, आप बेचोगे या नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।